Hello everyone, welcome back to the channel. And today we will talk about the next topic of this chapter, that is prejudice. Okay, so what is the meaning of prejudice and discrimination and stereotypes in the psychology? देखो, हमने पीछे जो चैप्टर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, है ना। तो प्रिजुडाइज क्या है ना। प्रिजुडाइज एक तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड है, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि कुछ लोगों की ना एक हैबिट होती है, वो हमेशा ना चीजों को ना गलत वे में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मतलब कि कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कह दिया, उनके लिए वो बहुत नॉर्मल होता है ना। तो ये एक तरीके का प्रेजुडाइज है, ये एक तरीके का ओपिनियन भी आप कह लीजिए, है ना। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजुडाइज का बेसिक मतलब है पहले से बना हुआ एक नेगेटिव एटीट्यूड किसी इंसान या ग्रुप के लिए बिना उन्हें जाने या समझे। ये एक ऐसी सोच होती है जो आपके माइंड में होती है, ठीक है। इट इज अ बिलीफ और एटीट्यूड। लोग अक्सर किसी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कम्युनिटी या अपीयरेंस के बेसिस पर प्रेजुडाइज रखते ही रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई इंसान मुस्लिम है तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, ये प्रेजुडाइज है ना। बहुत बार हमें ऐसे देखने को सुना है। या फिर क्योंकि आप ये भी कह सकते हो, ये एक बेसिक सोच है लोगों की, है ना। या फिर किसी भी कास्ट या जेंडर या फिर रिलीजन के बेसिस पे लोगों को जज करना। दूसरी बात है बिहेवियरल डिस्क्रिमिनेशन, जब आप किसी को उसके बिहेवियर के आधार पर रिफ्यूज कर दो, ठीक है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है किसी के साथ गलत व्यवहार या अनइक्वल ट्रीटमेंट करना, यूजुअली प्रेजुडाइज के बेसिस पर। इट इज एन एक्शन। जब प्रेजुडाइज को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर कोई कंपनी सिर्फ इसीलिए किसी और रिलीजन के कैंडिडेट को जॉब नहीं देती क्योंकि उनके बारे में वो प्रेजुडाइज है, तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है जनरलाइज्ड बिलीफ, ठीक है। किसी ग्रुप के बारे में सब ऐसे ही होते हैं, है ना। तो ये एक ओवर सिंप्लीफाइड आइडियाज होते हैं। जरूरी नहीं कि सब लोग वैसे ही हों जैसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गर्ल्स आर बैड एट मैथ्स बोल देते हैं ना हम, कि अरे यार औरत कहाँ से जॉब कर पाएगी, है ना। एक बार एक और मिथ भी है कि पंजाबीज बहुत लाउड होते हैं, है ना। वहीं एक और भी है कि साउथ इंडियंस ओनली ईट इडली एंड डोसाज, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट सभी पर अप्लाई नहीं होते हैं, बट सोसाइटी इन्हें स्टीरियोटाइप बना देती है। तो ये एक बेसिक एग्जाम्पल है आपके स्टीरियोटाइप के। और ये भी बोला जाता है ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, है ना। दे कैन बी नेगेटिव और द पॉजिटिव, बट बोथ इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और ये एक पार्शियल कॉन्सेप्ट भी होता है। वहीं पे there is a kernel of truth hypothesis. What is the meaning of that and strategies for handling the prejudices? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चीजों को समझने के लिए बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझना पड़ता है ना। तो एक बात याद रखिए, कर्नल ट्रुथ का मतलब है कि हर स्टीरियोटाइप 100% गलत नहीं होता, ठीक है। उनका ऐसा मानना था। हर स्टीरियोटाइप 100% गलत नहीं होता, उसमें थोड़ा सा सच, मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ ट्रुथ हो सकता है, जैसे हम कैरनल ऑफ ट्रुथ बोलते हैं। ये ट्रुथ ओवर जनरलाइज्ड होता है, एक छोटी सी बात को इन्फ्लेट करके पूरे ग्रुप पर अप्लाई कर दिया जाता है। इसीलिए स्टीरियोटाइप डिस्टॉर्टेड फॉर्म में लोगों को गलत लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कुछ एशियंस मैथ्स में गुड होते हैं, ये थोड़ा सा सच हो सकता है, लेकिन बोल देना कि सारे एशियंस मैथ्स में एक्सीलेंट होते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप है। तो स्टीरियोटाइप में एक छोटा सच होता है, लेकिन जो बाकी का सब पार्ट है वो एग्जैजरेशन होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है? स्ट्रैटेजीज ऑफ हैंडलिंग द प्रेजुडाइज। देखो, साइकोलॉजी में काफी सारे मेथड्स दिए गए हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट। देखो, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कॉन्टैक्ट बढ़ाने से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, ठीक है। आपका फियर रिड्यूस होता है और सबसे बड़ी बात है प्रेजुडाइज बहुत कम हो जाता है। बस कंडीशन क्या है? इक्वल स्टेटस, कॉपरेशन और कोई कंपटीशन का ना होना, ठीक है। वहीं पे क्या है, जब
दो कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स मिलकर एक कॉमन गोल अचीव करते हैं तो सुबॉर्डिनेट गोल यानी कि प्रेजुडाइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। तो दो राइवल क्लासेस को एक प्रोजेक्ट साथ में करना एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। वहीं पे बोल रहा है कि कॉग्निटिव फ्रेमिंग देखो, लोगों को हम वर्सेस वो से सब एक ग्रुप का पर्सपेक्टिव देना, यानी कि वी ऑल आर इंडियंस, वी डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना। तो चेंजिंग सोसाइटिकल नॉर्म्स, सोसाइटिकल नॉर्म्स अगर इक्वालिटी प्रमोट करें, प्रिजुडाइज सिस्टमैटिकली रिड्यूस हो जाता है। स्कूल कंपनीज मीडिया का एक इंक्लूसिव मैसेज हो। वहीं पे एजुकेशन एंड अवेयरनेस देखो, वर्कशॉप्स हो, काउंसलिंग की जाए, लोगों को दूसरों की फीलिंग्स को समझने का एक मौका दिया जाए, है ना। तो ये सारे एक बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। फिर वहीं अगर मैं बात करूं एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉस को इन्फोर्स करने की, तो बेसिकली दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैर्नल ऑफ ट्रुथ ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। वहीं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ओके, परसुएसिबिलिटी फर्स्ट, सेकंड इज स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइसेस एंड सेल्फ एस्टीम। इसका मतलब क्या है देखो, परसुएसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी पर्सन का इजीली एटीट्यूड और बिलीफ चेंज करना बात करके, ठीक है। आप कितनी आसानी से किसी दूसरे के मैसेज आर्ग्यूमेंट या इन्फ्लुएंस से इम्पैक्ट होते हो। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ लोग इजीली कन्विंस हो जाते हैं, हाई परसुएसिबिलिटी। कुछ लोग मतलब कुछ लोगों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है ना, दैट इज द लो परचेसिबिलिटी। मतलब कि फैक्टर्स क्या हैं इसके, एज, यंग पीपल आर मोर परसुएसेबल, और लो इंटेलिजेंस हाई परसुएसेबल, लेस कॉन्फिडेंस हाई परसुएसेबल। तो मतलब अगर किसी स्टूडेंट को टीचर की बात जल्दी समझ में आ जाए तो वो कन्विंस हो जाता है, हाई परसुएसिबिलिटी, है ना। वही एक वर्ड है आपका स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइसेस देखो, इसका मतलब ये है कि किसी ग्रुप के बारे में बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव एटीट्यूड बना लेना, जो बदलने में बहुत रेजिस्टेंस दिखाता है। लोग फैक्ट सुनने के बाद भी एटीट्यूड चेंज नहीं करते, बायस डीपली रूटेड होता है और आर्ग्यूमेंट उनको कन्विंस नहीं कर पाता। आपने देखा होगा अगर कोई पर्सन कास्ट या रिलीजन के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइज रखता है कि प्रूफ देने के बाद भी उसका ओपिनियन नहीं बदल रहा है, दैट मीन्स रीजन क्या है, उसकी फैमिली वैल्यूज, उसका कल्चरल बिलीफ, उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और सबसे बड़ी बात है उसका सोसाइटिकल नॉर्म्स, है ना। वही सेल्फ एस्टीम देखो, आप अपने बारे में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव फील करते हो, है ना। आप अपने मतलब आप कितने कैपेबल हो। तो हाई सेल्फ एस्टीम वाले जो लोग होते हैं ना, लोग आर्ग्यूमेंट को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, हर बात से कन्विंस नहीं होते, उनकी परसेसिबिलिटी बहुत लो होती है। वहीं अगर लो सेल्फ एस्टीम वाले लोगों की बात की जाए, यानी कि लोग इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हर मैसेज को बिना चेक किए एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट का सेल्फ एस्टीम लो है तो वो दूसरों के ओपिनियन को ज्यादा फॉलो करेगा। तो ये है आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसुएसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग प्रेजुडाइसेस। वहीं अगर मैं बात करूं, ओके, सो देर इज एन एग्जाम्पल, which picture will make you more eager to buy a laptop, picture A or picture B? This is the concept of NCRT psychology class 12th, and the second is face to face interaction versus media transmission which works better। ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी में एक पिक्चर दी गई है उसका पार्ट है, ठीक है। तो आप देखोगे ना एनसीईआरटी खोल के, तो आई थिंक ऑन राइट पेज पे आपको ये दोनों डायग्राम्स मिल जाएगा। तो आप दोनों डायग्राम्स को यू कैन चेक ऑन दैट। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देती बट सॉरी आई फॉरगॉट दैट। तो ये आपका लेफ्ट साइड पे है, नहीं राइट साइड पे है, यू कैन चेक। तो उसमें ना उन्होंने कुछ पिक्चराइजेशन के फॉर्म में बताया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली विच पिक्चर मेक यू मोर ईगर टू बाय अ लैपटॉप, पिक्चर ए और पिक्चर बी। अच्छा, वो कह रहा है कि एक डायग्राम में उन्होंने दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि एडवर्टाइजिंग की जा रही है साइकोलॉजी एंड एटीट्यूड फॉर्मेशन की। तो पिक्चर ए शो करता है कि पर्सन बहुत खुश है लैपटॉप को यूज करता हुआ, अपने मॉडर्न से ऑफिस में बैठा हुआ है। और पिक्चर बी शो करती है कि लैपटॉप में सिर्फ टेक्निकल फीचर्स हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी परसुएडेड बाय द पिक्चर ए। तो सबको ये बड़ा फैंटेसाइज हो रहा है कि यार क्या बढ़िया पिक्चर है ना। तो ये पिक्चर ए क्या कर रही है, पॉजिटिव और एक अच्छा सा एक बढ़िया सा अपीलिंग प्रेजेंस शो कर रही है ना।
तो पीपल रिलेट कर पा रहे हैं सिचुएशन को भी, और वो खुद को अपने आप को वहाँ इमेजिन कर रहे हैं। तो दैट मीन विजुअल क्यूज ज्यादा ट्रिगर करते हैं। हम कोई अच्छी सी सीनरी देख के कितने खुश हो जाते हैं ना, तो दैट इज इमोशनल, रिलेटेबल, इमेजिनरी और मोर परसुएसिव। मतलब कि मैं उस पिक्चर को देख के बहुत जल्दी कन्विंस हो गई हूँ। ठीक है। दूसरी बात क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन वर्सेस मीडिया ट्रांसमिशन, which works better? So this is also NCRT's picture of class 12th chapter number 6 on the right page। ये भी आपको उसी पिक्चर के नीचे मिलेगा देखने को। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दो टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो जो आपका ट्रस्ट भी बिल्ड करता है, आपको एम्पैथी भी शो करेगा, कम्युनिकेशन का एक अच्छा कनेक्शन भी बनाएगा। ठीक है। वहीं पे आपको इमीडिएट फीडबैक भी देखने को मिलेगा, एक अच्छा सा क्लैरिफिकेशन भी आएगा। तो मीडिया का ट्रांसमिशन ज्यादा अच्छे से काम करता है ना, बट इट लेस पर्सनल एंड लेस इफेक्टिव फॉर चेंजिंग द एटीट्यूड। मतलब मैं कितनी देर कोई टीवी देख के इन्फ्लुएंस हो लूंगी, है ना। सो दीज थिंग्स विल इन्फ्लुएंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं किसी से इंटरेक्ट करके बात कर रही हूँ तो शायद मैं उसको ज्यादा जल्दी कन्विंस कर पाऊँ, है ना। So this is all about this chapter. In the next video, we will discussing more about the question part. So thank you everyone. Keep watching these videos.